तो इस क्लास में हम देखेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो जैसा कि हमने चीफ मिनिस्टर के केस में देखा था कि उसमें कुछ पढ़ने के लिए कुछ नया था नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था हू बहू वो एप्लीकेबल था चीफ मिनिस्टर्स के लिए। उसी तरीके से जो हमने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसी का बिल्कुल रिवीजन होगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो यहाँ पे हम इसको जल्दी निपटा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द पैटर्न ऑफ यूनियन देयर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट एज वेल वेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। जैसा कि हमने यूनियन के केस में देखा था कि वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर और ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसी तरीके से स्टेट के केस में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और उसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर और ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 163 में, जिसको हमने पहले भी देखा था कि जिसमें ये बताया गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका काम होगा गवर्नर को एडवाइस करना। तो इसमें देखते हैं कि और भी क्या क्या प्रोविजंस है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका काम है गवर्नर को एडवाइस करना। इसका क्या एक्चुअल में और मतलब होता है तो देखते हैं। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। सबसे पहला बात यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर और इनका काम है एडवाइस देना गवर्नर को। उसके बाद है इफ़ एनी क्वेश्चन arises whether a matter falls within the governor's discretion or not, decision of the governor shall be final and the validity of anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion। इसका कहने का ये मतलब हुआ, हमें ये पता है कि गवर्नर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड तो नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड वही है, यानी जितना भी डिसीजन होता है वो उसी के नेम में होता है, उसी के सील के अंदर होता है। तो गवर्नर के पास पावर तो बहुत है जैसे कि प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन इनका पावर्स डिस्क्रेशनरी नहीं होता है। उसके सारे डिसीजन के पीछे कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ जो पावर है वो उनका डिस्क्रेशनरी होता है। हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में भी और गवर्नर केस में भी देखा था कि जो कुछ पावर्स थे वो उनका डिस्क्रिशनरी था, यानी वो बिल्कुल अपने मर्जी से वहाँ पे डिसीजन ले पा रहे थे। लेकिन जो उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है वहाँ पे गवर्नर बाउंडेड है इस बात के लिए कि उनको हमेशा सुनना ही पड़ेगा चीफ मिनिस्टर का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो मान लीजिए अगर कहीं पे अगर किसी मैटर पे अगर कन्फ्लिक्ट आ जाता है, अगर चीफ मिनिस्टर ये बोलता है कि इसमें आपको मेरा सुनना चाहिए और गवर्नर ये बोले कि नहीं ये मेरा डिस्क्रेशनरी मैटर है, इसमें मैं अपने विवेक के आधार पे कुछ डिसीजन लूँगा, तो उस केस में अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट आता है तो इसमें जो गवर्नर जो बोल रहा है उसी को सही माना जाएगा और इस चीज़ पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो ये इसका कहने का मतलब है। तो ये रिलेटेड है, ये एक तरह से एक बाउंड्री है फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि वो किस लिमिट तक जाके एडवाइस दे सकता है। उसके बाद है द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि अगर एडवाइस अगर काउंसिल मिनिस्टर्स ने दिया है गवर्नर को कि ये काम होना चाहिए तो उसको आप लेके कोर्ट में चले गए कि यार ये कैसे बोल दिया, ये तो गलत बोल रहा है। तो ये भी जो उसका एडवाइस होता है उसको दैट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ठीक है, तो ये सब मेंशन है आर्टिकल 163 में। तो आर्टिकल 163 में हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसको हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। इनका काम है एडवाइस देना गवर्नर को, लेकिन एडवाइस सारे केस में नहीं दे सकते हैं। जहाँ पे गवर्नर का डिस्क्रेशनरी पावर है वहाँ पे अपने डिस्क्रेशन का यूज करके वो डिसीजन लेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं आर्टिकल 164 जिसमें अदर प्रोविजंस है एज टू मिनिस्टर्स। एक्चुअल में इन सारे चीज़ों को हमने जब जब चीफ मिनिस्टर पढ़ा था तब भी देखा था, जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था तब भी देखा था और फिर से हम इसको यहाँ भी देख रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये कोई नया पॉइंट है नहीं, हमने ये देख लिया। एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये भी हमने देखा कि जो बाकी जो मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट करेगा गवर्नर लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये हमने सेंट्रल केस में भी देखा था कि जो लोकसभा है, पार्लियामेंट नहीं लोकसभा, उसमें जितना भी सीट है टोटल, उसका 15% से ज़्यादा जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है वो एक्सीड नहीं कर सकते। इवन इसी में प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया जाता है। सेम उसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी टोटल स्ट्रेंथ होगा उसका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स का नंबर नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। इसमें एक और एक्स्ट्रा बात ये कहा गया है कि ये तो अपर कट ऑफ है, यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ भी फिक्स किया गया है। वो ये है कि किसी भी स्टेट में कम से कम मिनिस्टर्स का संख्या 12 होना चाहिए, यानी 12 से कम नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। और इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में। उसके आगे है ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. This provision was also added by 91st Amendment Act of 2003. अब देखिए, ये चीज़ हमने सेंट्रल केस में भी देखा था और ये सुन के भी लॉजिकल लगता है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर वो मेंबर ही बनने के लायक नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो फिर उसको कैसे कोई मिनिस्ट्री दिया जा सकता है। और इस चीज़ को लाया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। देखिए, ये सब उतना इसके पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है कि किस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, बस आपको इसको पढ़ते जाना है, प्रोसेस का हिस्सा बनना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक फ्लो में समझ में आता है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको दोबारा उस पर जाना पड़ेगा। तो जब आप पहली दफ़ा में अगर इन सब चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, तो फिर दूसरी दफ़ा जब आप इनको पढ़ने जाएंगे तब वहाँ पे बहुत हेक्टिक फील होगा। तो हमें क्या करना है कि वन गो में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है या जिसको एक बार में कैच किया जा सकता है उसको हम समझेंगे, और जब सेकेंड गो होगा तो उस केस में जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। तो फर्स्ट गो में इन कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स को क्या करना है, बस यूज टू हो जाना है उससे। जैसे कि अब ये सब चीज़ दिमाग में आपके आने लगा होगा कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था, वैसे हमने देखा था 4th अमेंडमेंट एक्ट था वो 2006 में आया था। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ दिमाग में बातें आने लग जाएंगे। जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था। तो ऐसे कर करके अगर आप इसको प्रोसेस का पार्ट बनाएंगे तो ये बातें आपके दिमाग में आने लगेंगी और ये आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये भी कोई नया पॉइंट नहीं, ये भी हमने देखा था पहले। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब उसके आगे है द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू ए मिनिस्टर। मिनिस्टर को कौन ओथ दिलवाता है? गवर्नर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी ए मिनिस्टर। ये भी हमने देख लिया था कि किसी अगर कोई मेंबर है अगर स्टेट लेजिस्लेचर का, तो कोई अगर मेंबर नहीं भी है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसको भी क्या किया जा सकता है? मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा? मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल सेम है चीफ मिनिस्टर बोलिए, प्राइम मिनिस्टर, उसके जैसा। लेकिन चीफ मिनिस्टर के केस में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन ये था कि उसको कॉन्फिडेंस लेना था, लेकिन मिनिस्टर को ऐसा किसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इस बात को हमने पहले भी देखा। अब आर्टिकल 166 में देखते हैं। इसमें बात किया गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब कैसे पूरा प्रोसीजर कैसे है गवर्नमेंट को रन करने का। यानी कि जैसे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी भी मैटर पर डिस्कस करेंगे, बिल के फॉर्म में एक सॉल्यूशन लेके आएंगे, फिर जो चीफ मिनिस्टर है उसको गवर्नर के पास लेके जाएगा और फिर जो गवर्नर है उस पर अपना डिसीजन सुनाएगा। यानी अल्टीमेटली जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है ऑल आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो ये जो कैसे पूरा प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट।
ये स्टेट के केस में गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और जो पूरा यूनियन है उसके केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको बात किया गया है आर्टिकल 166 में। आर्टिकल 167 में बात किया गया है ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी आपको पता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वैसे ही ड्यूटी होता है चीफ मिनिस्टर का, वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। साथ ही साथ जितने भी कमीशंस है, बोर्ड्स है, उसके चेयरमैन मेंबर को अपॉइंट करने में, रिकमेंड करने का काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। फिर और भी बाकी बोर्ड्स है, उसका चेयरमैन होता है चीफ मिनिस्टर। तो ये सब सारा बात, ये सारा ड्यूटीज़ है चीफ मिनिस्टर के, ये सब कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 167 में मेंशन है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के केस में था आर्टिकल 78 में। उसके बाद है आर्टिकल 177, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द हाउस। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली एंड एनी कमिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, बट ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट। तो ये हमने भी देखा था कि ये राइट होता है किसी भी मेंबर को या किसी भी मिनिस्टर को कि वो कोई भी प्रोसीडिंग अगर चल रहा है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो एक सदन का मेंबर है तो वो दूसरे सदन में भी जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। यानी वो जिस सदन का ही मेंबर है उसी सदन में वो सिर्फ वोट कर सकता है, ये इसका मतलब है। उसके बाद है इन 1971 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट ऑलवेज exist to advise the governor even after the dissolution of the state legislative assembly or resignation of a council of ministers. Hence the existing ministry may continue in the office until its successor assumes charge. जैसा कि हमने सेंट्रल केस में भी देखा था कि जो आर्टिकल 74 था कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो वायोलेट ना हो, उसी तरीके से यहाँ भी एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑलवेज टू एडवाइज द गवर्नर। तो इस चीज़ का वायोलेशन ना हो, इसके लिए जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व हो जाता है उसके बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं अनटिल एंड अनलेस जो बाकी उसके सक्सेसर है वो अपना चार्ज ना ले ले। उसके बाद है ए मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द राइट टू स्पीक and to take part in the proceedings of the other house, but he can vote only in the house of which he is a member. तो इस बात को भी मैंने डिस्कस भी किया कि अगर कोई मिनिस्टर अगर एक हाउस का मेंबर है तो वो दूसरे हाउस के मेंबर के प्रोसीडिंग में जाके वो हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार उसको सिर्फ उसी हाउस में होगा जिस हाउस का वो मेंबर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, तो इसमें कुछ नया पढ़ने के लिए है नहीं, हमें पता है कि इसको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? गवर्नर, और किसके सलाह पे? चीफ मिनिस्टर। उसके बाद किसी को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगर वो मेंबर नहीं भी है स्टेट लेजिस्लेचर का, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको मेंबरशिप लेना होगा, अदरवाइज उससे मिनिस्ट्री छिन जाएगा। उसके बाद ओथ एंड सैलरी की बात करें तो ओथ दिलवाने का काम गवर्नर करता है और जो उसकी सैलरी है उसको डिटरमाइन करता है स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। सबसे पहला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें ऐसा कहा गया, हमने देखा भी था कि आर्टिकल 164 में ऐसा मेंशन किया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब ये होता है कि वो असेंबली को एक साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वो एज ए टीम में काम करेंगे और फिर जब वो एग्जिस्ट एक साथ करेंगे और जब वो डिजॉल्व हो जाएंगे तो सारे एक साथ ख़त्म हो जाएंगे, यानी उनका जन्म एक साथ और मरण एक साथ। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दूसरा एक और मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि जो भी कैबिनेट का डिसीजन होगा, हमने और जब हमने सेंटर के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कैबिनेट क्या होता है। उसका सेम मतलब होता है स्टेट के केस में भी, जो हम आगे कुछ देर बाद पढ़ने वाले भी हैं। तो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन को मानने के लिए बाध्य होंगे बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये भी मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और फिर से ये जो प्लेजर है गवर्नर का, ये पर्सनल नहीं होगा, इसके पीछे कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर का हाथ होगा। अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि कोई
जो इंडिविजुअल मिनिस्टर है, जो उसका मत है, जो उसका सोच है, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं जा रहा है, तो फिर उस केस में वो एडवाइस करेगा गवर्नर को कि इसको डिसमिस कर दिया जाए, और फिर गवर्नर उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को डिसमिस कर देगा। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें सिंपल एक स्टेटमेंट है कि देयर इज़ नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक द सेंटर। जैसा कि सेंटर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, वैसे ही यहाँ भी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या क्या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सेंटर जैसा है। अगर सेंटर में आपका क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ भी उस चीज़ को रिवाइज किया जा सकता है। तो लाइक एट द सेंटर इन द स्टेट्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट्स ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं स्टेट में भी, जैसा कि हमने सेंटर में देखा था। सबसे पहले को बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे को बोला जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और तीसरे को बोला जाता है डिप्यूटी मिनिस्टर्स। फिर वहाँ भी हमने देखा था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है, कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, यानी जो बैकबोन है हमारे कंट्री का और स्टेट के केस में किसी स्टेट का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो ये सब जो मिनिस्ट्री होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फर्दर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हमने सेंट्रल केस में देखा था कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक को जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है और दूसरे को इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है। ये सिर्फ सहयोग के लिए होते हैं, असिस्ट करने के लिए होते हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है ऑलवेज, ये किसी को असिस्ट करने के लिए नहीं होते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसके ये हेड होते हैं। और जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, ये हेड भी हो सकते हैं मिनिस्ट्री के, जो बाकी बचे खुद जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है उसके, और साथ ही साथ इनको असिस्ट करने के लिए भेजा जा सकता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को। उसके बाद है डिप्यूटी मिनिस्टर्स, जो कि सबसे निचले पायदान पे होते हैं और इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है। ये हमेशा असिस्ट करने के लिए होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो ये सेम है, जैसा कि सेंटर में था वैसे ही स्टेट में है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि जो कैबिनेट मीटिंग होता है उसको कौन अटेंड कर सकता है। तो हमें पता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आता है, बस यही लोग मेंबर होते हैं कैबिनेट के, और यही कैबिनेट जो मीटिंग्स होता है उसको अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, वो भी कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा ज़रूरत हो तो वो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस पे ये आ सकते हैं। और बाकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जिनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है या डिप्यूटी मिनिस्टर्स है, ये तो कभी जाते ही नहीं है। तो ये जो फंडा है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि सेंटर के केस में था। अब हम आर्टिकल्स को एक बार फिर से क्लब करते हैं एक जगह। तो आर्टिकल 163 में हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। आर्टिकल 164 में हमने देखा था बाकी जो दूसरे प्रोविजंस है, जैसे कि उनका अपॉइंटमेंट क्या होगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, और इसमें हमने 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या क्या मीनिंग है वो भी हमने देखा था आर्टिकल 164 में। उसके बाद है आर्टिकल 166 यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कैसे कैसे जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो रन होगा, ये दिया हुआ है 166 में। और 167 में दिया हुआ है ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें अगर यूनियन के साथ, तो आर्टिकल 74 में ये दिया हुआ है, आर्टिकल 74 में दिया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। आर्टिकल 75 में दिया हुआ है अदर प्रोविजंस, और आर्टिकल 77 में दिया हुआ है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 78 में दिया हुआ है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसमें अगर आप 99 ऐड करेंगे यूनियन वाले सारे आर्टिकल्स में तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा। तो ये हम जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं हम लेके आएंगे। तो अगले क्लास में मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा इस पे, जो ज़्यादा होगा नहीं, फिर से कुछ ही क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक ही कॉन्सेप्ट्स को बार बार लेने से, टाइम वेस्ट करने से कुछ खास फ़ायदा भी नहीं है। इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितना भी आर्टिकल्स हमने पढ़ा, आई होप 30 आर्टिकल्स हम अभी तक हमने पढ़ लिया, और ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो उसको मैं लेकर आऊँगा, और वो भी कंपैरिजन के साथ, प्रेसिडेंट का गवर्नर के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन, चीफ मिनिस्टर वर्सेस प्राइम मिनिस्टर। तो फिर एक साथ, और फिर उसमें कुछ हम ट्रिक ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे मेमोराइज किया जा सकता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले
क्लास में। टिल देन बाय बाय।